हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट्स में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर फिजिक्स का शुरू करते हैं। आपका पहला यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी और यह चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। ठीक है ना, सब चीज़ यहाँ आप लोग को पहला यूनिट पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, अब देखिए, अब इसका नाम स्थिर वैद्युतिकी काहे पड़ा। ठीक है, तो इसमें हम विद्युत आवेश को एक जगह स्थिर कर देंगे, कहीं हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। इसको वैद्युत आवेश जो होगा उसको एक जगह हम क्या करेंगे, स्थिर रख करके इसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे कि मतलब ये आवेश अगर हम यहाँ पर रख दे रहे हैं तो ये अगल बगल के आसपास इसका क्या प्रभाव हो रहा है। इसमें हम आवेश को मूव नहीं कराएंगे। तो जब स्थिर आवेश के गुणों का हम अध्ययन करेंगे या स्थिर आवेश के प्रभावों का अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा स्थिर वैद्युतिकी। यानी स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेश के प्रभावों का, गुणों का और उससे जो होने वाली संबंधित, स्थिर आवेश से होने वाली संबंधित घटनाएं हैं उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। इसमें आवेश को मूव नहीं कराया जाता है, आवेश चलता नहीं है। इसके बाद एक स्थिर वैद्युतिकी हो गया। इसको एक होता है जो कि मूव होता है, जैसे विद्युत धारा जब हम पढ़ेंगे तो आवेश क्या करेगा, किसी चालक पदार्थ में, लोहे में, तांबे में वो मूव करेगा, तो वो स्थिर वैद्युतिकी नहीं रहेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग पहला यूनिट पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें वैद्युत आवेश और क्षेत्र जो भी हम लोग पढ़ेंगे ये स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें स्थिर आवेश के प्रभावों का अध्ययन करते हैं कि इसका अगर कोई आवेश एक जगह पर स्थिर है तो उसका क्या क्या प्रभाव होता है। तो चलिए, स्थिर वैद्युतिकी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आ जाते हैं हम लोग, पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या नाम है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब वैद्युत आवेश पहले समझ लेते हैं एक एक। देखिए, इसमें आज हम लोग इतना टॉपिक पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका कैसे हुआ, कारण क्या है, मूल आवेश क्या है। फिर हम लोग आवेश के प्रकार पढ़ेंगे, आवेश का मात्रक पढ़ेंगे, आवेश के आवेशन के प्रकार पढ़ेंगे और आवेशन में 3 प्रकार पढ़ेंगे। फिर आवेश की गणना भी करेंगे और कूलाम का नियम। अगर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो अगले वीडियो में पढ़ा देंगे, वरना इसी वीडियो में कूलाम का नियम भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए, इसको हम लोग सबसे पहले एक एक चैप्टर्स देखते हैं, एक एक चैप्टर्स कर रहे हैं, एक एक हेडिंग देखते हैं। तो पहला है वैद्युत आवेश। क्या है? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या है? सबसे पहले तो वैद्युत जान लीजिए क्या है। वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिक। तो आजकल हम लोग वैद्युत ऊर्जा का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो वैद्युत और कुछ नहीं है, ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं, जैसे ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, और भी ऊर्जा के बहुत सारे रूप है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। यानी वही तरह से दोनों तरफ से ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। यानी हर रूप से हमको ऊर्जा मिलती है और उससे हम कोई न कोई ऊर्जा से हम कार्य कर सकते हैं। उसी तरह से वैद्युत ऊर्जा है। वैद्युत भी क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। वैद्युत क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। आज वैद्युत से, इलेक्ट्रिक से आज हम लोग सारा कुछ चला रहे हैं, टीवी, फ्रिज, पंखा, एसी, कूलर और भी बहुत सारे। अब तो डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, धीरे धीरे गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक आ जाएंगी, फिर बैटरी वाली गाड़ियां आ जाएंगी, फिर हम लोग वैद्युत से उसको चार्ज करेंगे और उसी से चलेंगे। तो वैद्युत हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत क्या है? वैद्युत ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, वैद्युत क्या है? वैद्युत ऊर्जा का एक रूप है। अब बात आती है कि वैद्युत आवेश क्या है।
इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? भाई पहले तो कोई नहीं जानता था कि वैद्युत ऊर्जा भी होती है। वैद्युत ऊर्जा का शुरुआत कहीं से हुआ होगा, कोनो घटना से हुआ होगा। तो भौतिक विज्ञान देखिए कहता है कि भौतिक विज्ञान में हम जब परिभाषा पढ़ा रहे थे, कक्षा 11 वाली वीडियो में आप देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, भौतिक विज्ञान वास्तव में प्रकृति की घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान में जो हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक घटनाएं परिघटनाएं घटती हैं, उसका अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो एक प्राकृतिक घटना घटी थी जिससे हमको वैद्युत ऊर्जा का ज्ञान हुआ। वो घटना कौन सी थी, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट, तो फिर ये बात आप समझ जाएंगे कि इसका इतिहास कहाँ से है, कैसे वैद्युत आवेश हमको पता चला कि वैद्युत आवेश या वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो ध्यान दीजिए, वैद्युत ऊर्जा अलग चीज़ है, वैद्युत आवेश अलग चीज़ है, तो दोनों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम था उनका, ठीक है, क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो क्या कि ये पतंग उड़ा रहे थे, ऐसे पतंग होता है ना, तो ये पतंगवा क्या कर रहे थे, उड़ा रहे थे। ये पतंग उड़ते उड़ते काफ़ी ऊंचाई पे चला गया, ठीक है ना। तो जब ये काफ़ी ऊंचाई पे चला गया तो वहाँ पर लाइटनिंग स्टॉर्म हो रहा था, बिजली चमक रही थी। अब जब बिजली चमक रही थी तो इनका जो मांझा था वह चालक टाइप का था, तार टाइप का था। तो ये बिजली इस रास्ते से इनके पास तक आ गई, और जैसे ही पकड़े मंजा, बस उधर से बिजली चमका, आई झकझका के नीचे गिर गए। कहे अरे भाई हम तो वहाँ पे बिजली चमक रही है, आई हमारे हथवा में कहीं झंझना रहा है। ये इनको दिक्कत हुआ, ये कहे कुछ न कुछ है उसमें, वो प्रकाश नहीं है केवल जो चमकता है, उसमें कुछ क्वालिटी है, कुछ गुण है। फिर धीरे धीरे उस पर खोज चालू हुई। यानी पहली घटना घटी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन पतंग उड़ा रहे थे, ऊपर बिजली चमकी, यानी विद्युत आवेश इनके पतंग के रास्ते से, इनके मंझा के रास्ते से आया, इनको झटका लगा। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, वो जो हमको दिखाई देता है वो केवल प्रकाश नहीं है, उसमें जरूर कुछ गुण है, उसको हम लोग आगे अध्ययन करेंगे तो उससे कुछ नई चीज़ें ईजाद होंगी। फिर इनके बाद एक वैज्ञानिक आ गए, थेल्स, उनका क्या नाम था, ये तो बताया कि भाई कुछ है, अभी खोज जारी है, ठीक है। अब थेल्स एक वैज्ञानिक थे। अब थेल्स क्या किए, ये किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन को मारा करंट, उसके बाद यहीं से शुरुआत हो गई वैद्युत आवेश के खोज की, ठीक है। तो फिर एक वैज्ञानिक आए, थेल्स। थेल्स ने एक प्रयोग किया, थेल्स ने एक प्रयोग किया। उन्हें एक वस्त्र पर, कपड़े पर कांच का छड़ ले लिया, रेशम के कपड़े पे उसको क्या किया, खूब रगड़ा, और रगड़ने के बाद थेल्स ने क्या लिया, कांच को किस पर, कांच को रेशम के, किस पर, रेशम के कपड़े पर रगड़ा, कपड़े पर रगड़ा। अब जब ये रगड़ा और रगड़ करके कहाँ ले गए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले गए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले गए। तो इन्होंने देखा कि जो कांच की छड़ है, रेशम के कपड़े पर रगड़ने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़े को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो इन्होंने कहा भाई क्या इसमें गुण आ गया कि हम कांच को रेशम पर रगड़े, आई छोटे छोटे टुकड़े को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। फिर इसी टाइप के और प्रयोग हो गए, इसी टाइप के 2 प्रयोग और हो गए। कांच के टुकड़े को फ्लालेन के कपड़े पर रगड़ा गया तो भी वही बात आई। फिर उसके बाद आबनूस को फ्लालेन के कपड़े पर रगड़ा गया। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रयोग हुए और ये देखा गया कि यहाँ पर इस पदार्थ में एक ऐसा गुण आ जा रहा है जिसके कारण यह किसी दूसरे पदार्थ को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। इसमें चुंबक जैसा गुण आ जा रहा है।
देखो चुंबक का खोज विद्युत से पहले हो गया था, ठीक है, तो चुंबकीय गुण इसमें आ जा रहा है। जैसे चुंबक लोहा को या चुंबक दूसरे चुंबक को खींचता है, तो वैसे ये इसमें भी गुण आ गया। यह भी दूसरे पदार्थ को क्या कर रहा है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को खींच रहा है, इसमें चुंबकीय गुण आ गया। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक वो कॉन्सेप्ट बनाया गया, अभी अवधारणा बनाई गई कि जाहिर सी बात है कि इसमें और ये आपका मान लीजिए कांच है और रेशम पर जब रगड़ा जाता है तो इन दोनों के बीच कुछ अन्योन्य क्रिया होती होगी, कुछ लेन देन होता होगा, और उसी के कारण यह कांच का जो टुकड़ा है वह क्या कर रहा है, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित कर रहा है। जब रेशम पर रगड़ रहे हैं कांच का, तो वहीं से वैद्युत आवेश को एक उसका कॉन्सेप्ट आ गया। तो वहां कहा गया कि ठीक है ना, वैद्युत आवेश, इन्होंने कहा कि ये जो कांच का टुकड़ा है ना, इससे वैद्युत आवेश निकलता है या इस पर वैद्युत आवेश आता है तो ये आवेशित हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और जब ये आवेशित हो जाता है तो यह दूसरे छोटे छोटे टुकड़े को क्या करता है, आकर्षित करता है। अब देखिए थेल्स ने ये प्रयोग किया और उन्होंने ये बताया कि भाई देखिए क्या है कि जब हम कांच को रगड़ेंगे रेशम पर तो ये आवेशित हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, आवेशित हो जा रहा है, और यह छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित कर ले रहा है। तो आवेशित हो जा रहा है तो इसका मतलब कुछ लेन देन होगा ना। तो जब इन्होंने यही कहा कि ये आवेश अपना क्या कर रहा है, कुछ आवेश इसमें से उसमें जा रहा है जिसके कारण दोनों आवेशित हो जा रहे हैं। अब ध्यान से यहाँ पर यही बात आ गई कि आवेश क्या है, भाई आप क्या कह रहे हो, आवेश क्या है। तो इन्होंने कहा कि कुछ जो है जिसके कारण ये आवेशित हो रहा है और कुछ दे करके ले करके और दूसरे को आकर्षित प्रत्याकर्षित कर रहा है, वही आवेश है। तो अगर आपसे कोई पूछे वैद्युत आवेश क्या है, तो सिंपली ये सब तो कहानी थी कि इसकी खोज हुई, शुरुआत हुई, ये सब कुछ पता नहीं था आवेश के बारे में। फिर यहाँ से थोड़ा सा झटका लगा तो उस पर खोज चालू हुई, थेल्स ने प्रयोग किया, थेल्स ने इस चीज़ को और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। फिर धीरे धीरे पता चल गया कि हर पदार्थ में वैद्युत आवेश होता है, ठीक है, और धन आवेश भी होता है। जितना धन होता है उतना ही ऋण होता है प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में। और जब कभी किसी परमाणु से कोई ऋण आवेश बाहर निकलता है तो उस पर धन आवेश की अधिकता हो जाती है। अभी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आपको पूरा समझाएंगे, तो फिलहाल में आप ये समझ लीजिए, ये सब कहानी थी। अब इसमें आप ये समझिए कि वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है। इसकी परिभाषा दी जाती है कि किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह किसी दूसरे द्रव्य को क्या करता है, आकर्षित करता है, उसका वह गुण क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। यानी हर एक द्रव्य में वैद्युत आवेश होता है उसके परमाणुओं में, और उसी के कारण वह जब आवेश निकलता है या उसमें ऐड ऑन होता है तो वह दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो वैद्युत आवेश क्या है, किसी भी द्रव्य का, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय प्रभाव यानी खींचने का प्रभाव उत्पन्न करता है, उस गुण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है ना, वैद्युत आवेश और कुछ नहीं है, हर एक द्रव्य का गुण है। अब वही जब निकलता है या आता है तो क्या होता है, तब वो आकर्षित या प्रतिकर्षित चुंबकीय गुण आ जाता है उसमें। अब आप सोचो, इसको थोड़ा सा आप जनरल वे में समझ लो कि जैसे पैसा, कोनो आदमी के पास पैसा आएगा तो वो आवेशित नहीं होगा, वो खूब आवेशित होगा। आवेशित का मतलब गुस्सा आएगा, ठीक है, उनको मार देंगे, इनको कर देंगे, वो कर देंगे। और जब जाता है तब वो खूब ऋषि आएगा, इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो देखो, जब किसी भी पदार्थ से इसके अंदर होता है धन आवेश और इसके चारों ओर होते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित होते हैं, पदार्थ के परमाणु की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
ये पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन है इनका टोटल ऋण आवेश किसके बराबर होता है? ये टोटल धन आवेश के बराबर होता है। तो ऋण जितना है उतना धन है, तो दोनों में बैलेंस बना है। लेकिन क्या होता है कि जब कांच को रगड़ा जाता है, ऐसे रगड़ा जाएगा तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा जाएगा, तो वो इसके क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। जब कुछ इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकल जाएगा तो अब इस पे धन हो जाएगा ज्यादा। जैसे मान लो 50 गो धन था और 50 गो ऋण था, 2 ऋण निकल गया तो धन तो 50 रहा, ऋण कितना हो गया? 48 हो गया। तो धन की बहुलता हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पे धन आवेश आ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन आता है तो इस पर क्या आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं आवेश के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। किसी पदार्थ से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह कौन सा आवेश उस पर आता है? धन आवेश आता है। और जब इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो मान लो 50-50 दोनों बराबर थे, कोनो प्रभाव नहीं था, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वह ऋण आवेश है ना इलेक्ट्रॉन। तो ऋण आवेश आएगा तो इसका प्रभाव पूरा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो सिंपली समझ लो, किसी परमाणु पर जब आवेश आता है ऋण आवेश तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। जब उससे ऋण आवेश निकलता है तो वो क्या हो जाता है? धन आवेशित हो जाता है, क्योंकि उसमें धन आवेश पहले से मौजूद था। ऋण की संख्या कम हो जाती है तो धन का प्रभाव बढ़ जाता है, तो धन आवेशित हो जाता है। जब ऋण निकलेगा तो धन का प्रभाव बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये अब आप लोग समझ गए होंगे वैद्युत आवेश क्या है। किसी भी द्रव्य का वह गुण है, वैद्युत आवेश किसी भी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय प्रभाव क्या करता है? उत्पन्न करता है। और ये वैद्युत आवेश उत्पन्न कैसे होता है? जब किसी पदार्थ को रगड़ते हैं तो उसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं, तो धन आवेश आ जाता है। या उसके बाहरी कक्षा में दूसर के पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस पर कौन सा आवेश हो जाता है? ऋण आवेश हो जाता है। जैसे कांच का अभी मैंने बात किया है, कांच का जो छड़ है इसको जब हम क्या करेंगे? रेशम पर रगड़ेंगे ना, रेशम पर रगड़ेंगे तो ये कांच में से इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? रेशम में आ जाएगा। तो कांच पर से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे धन आवेश हो गया, रेशम पर ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है ना। यही चीज कांच और फलालेन में भी होता है। कांच देखिए, कांच और फलालेन, फलालेन कहेंगे कि क्या होता है? फलालेन भी एक कपड़ा टाइप का होता है, जैसे रेशम होता है। तो जब इसको रगड़ेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला जाता है। ठीक है, रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसमें से निकल करके इसमें चला जाता है। तो हमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो धन आवेश हो जाता है, इसमें ऋण आवेश ज्यादा हो गया, इसमें चला गया तो ये ऋण आवेशित हो जाता है। लेकिन अगर वहीं हम आबनूस के छड़ को क्या करें? आबनूस को छड़ को फलालेन से रगड़ दें तो ये फलालेन से इलेक्ट्रॉन हमें आ जाता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री में आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि ये अष्टक अपना पूरा करना चाहता है, अगर एगो ज्यादा है तो दे देगा, एगो कम है तो ले लेगा, और अस्थायी अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? देन लेन होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का देन लेन होगा तो एक पर, अब यहाँ आबनूस क्या किया है? इलेक्ट्रॉन लिया है, ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज और फलालेन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो कांच और फलालेन को रगड़ेंगे तो कांच धनावेशित होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन फलालेन में चला गया, लेकिन आबनूस और फलालेन को रगड़ेंगे तो आबनूस का फलालेन का इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को तो ये ऋणावेशित हो जाएगा और ये धनावेशित हो जाएगा। तो यही सब प्रयोग किया गया और देखा गया कि भाई कांच धनावेशित हो गया, ये आबनूस ऋणावेशित हो गया। अब धन और ऋण को एक साथ लाया गया, यानी एक बार कांच को फलालेनवा पर रगड़ दिया गया और एक बार आबनूसवा को फलालेनवा पर रगड़ गया, कांच आबनूस को पास लाया गया और ये तो खींच रहा है। तो कहा गया कि जो एक धनावेशित है और एक ऋणावेशित है तो दोनों खींचेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर 2 ठे कांच मान लो, एक 2 ठे कांच का नली ले लिए,
दूगो कांच का नली ले लिए और दोनों को कहाँ पे रगड़ दिए, फलालेन पे, तो हयो धनावेशित हो गया, हयो धनावेशित हो गया। अब इनको पास लाया गया तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, ढकेल रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे, ठीक है ना। दोनों अगर धन है, जैसे एगो कांच को फलालेन पर रगड़ा, यो धनावेशित हो गया, फिर दूसरे के कांच को भी फलालेन पर रगड़ दिया, यो धनावेशित। अब दोनों कचवा धनावेशित है, इसको ले आके साथ लाया गया तो देखा ही ढकेल रहा है। अब वहीं पे कांच को फलालेन पर रगड़ दिया, आबनुस को फलालेन पर रगड़ दिया, कांच और आबनुस को पास ले आया तो ये क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, यानी ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, तो ये क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ये धन धन है तो प्रतिकर्षित कर रहा है। इसी तरह से आबनुस का फलालेन पर रगड़ दिया गया, अब फिर दू ठे आबनुस ले लिया गया, दूगो आबनुस का छोड़ ले लिया, आबनुस ले लिया और फलालेन पर रगड़ दिया, तो इस पर भी ऋण आ गया और इस पर भी ऋण आ गया। अब फिर दोनों क्या करने लगे, ढकेलने लगे। ये देखा गया कि अगर दोनों धन है तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और दोनों ऋण हैं तो भी प्रतिकर्षित करेंगे। और जब एक ठे धन और एक ठे ऋण रहेगा तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, खींचेंगे, ठीक है ना। जैसे लड़का लोग आकर्षित करता है, तो धन और धन के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण नहीं। जब दोनों समान है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, यानी ढकेलेंगे। ऋण ऋण दोनों समान है, प्रतिकर्षण। जब एक धन और एक ऋण होगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है या किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरे द्रव्य को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। अगर है आवेशवा नहीं निकलता, नहीं आता जाता तो क्या आकर्षित या प्रतिकर्षित करता, नहीं करता। तो जब आवेश का आदान प्रदान होता है तब वह आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो वैद्युत आवेश समझ में आ गया होगा। आवेश का प्रकार हम कहे हैं, तो आवेश कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक ठे धन होता है, एक ठे ऋण होता है। तो ये बात खत्म। आवेश क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं उस गुण को। और वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एगो धन आवेश और एगो ऋण आवेश। अब बात आता है कि आवेश का मात्रक क्या है, तो इसको भी समझ लेते हैं। आपके क्लास 12 में इतना विस्तार से नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आवेश का मात्रक, तो देखो ये आवेश का मात्रक जो होता है ना, कोनो चीज का मात्रक छोटा भी होना चाहिए और बड़को मात्रक भी होना चाहिए। जैसे आप ये बताओ, वजन तौलते हो तो छोटका मात्रक में ग्राम मिलीग्राम भी होता है, अब बड़का मापन के लिए हम लोग किलोग्राम, कुंटल, टन ये सब भी लेते हैं ना। तो कोनो भी चीज़ का छोटा से छोटा भी मात्रक होना चाहिए और बड़ा से बड़ा भी होना चाहिए। तो इसका छोटा से छोटा मात्रक यानी सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होता है, सीजीएस वैसे ही जानते हैं, सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड ये सब में मापन होता है। तो इसका सीजीएस मात्रक जो होता है ना, आवेश का सीजीएस मात्रक, ध्यान दीजिएगा, सीजीएस मात्रक जो होता है वह क्या होता है, ईएसयू या फ्रैंकलिन होता है, या फ्रैंकलिन। और इसका यमकेएस जो मात्रक होता है, यमकेएस मात्रक होता है वह एम्पियर सेकेंड या कूलाम होता है। तो ये तो हो गया सीजीएस मात्रक, ईएसयू या फ्रैंकलिन, ठीक है ना। क्या होता है, ईएसयू या फ्रैंकलिन सीजीएस मात्रक होता है। एमकेएस मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड या कूलाम होता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि ये सबसे छोटा मात्रक है सीजीएस वाला, ईएसयू या फ्रैंकलिन। बीच का मात्रक है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड वाला, तो इस एम्पियर सेकेंड या कूलाम। तो जैसे हम लोग एमकेएस में किलोग्राम में नापते हैं, तो किलोग्राम ही मापन नहीं ना करते हैं, उसको और बड़ा भी मात्रक चाहिए होता है। तो कुंटल, टन हम लोग नापते हैं ना। तो इसमें भी अगर ज्यादा आवेश का मापन करना है
तो हम एक बड़ा मात्रक लेते हैं। सबसे बड़ा जो इसका मात्रक होता है आवेश का, वह क्या होता है? सबसे बड़ा मात्रक जो होता है ना, वो होता है इसका फैराडे। फैराडे एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक का नाम पड़ा है। तो तीन चीजें हो गई। आवेश का मात्रक क्या है? सीजीएस मात्रक है, ईएसयू या फ्रैंकलिन, या सबसे छोटा मात्रक है। उसके बाद एमकेएस मात्रक है आवेश का, एम्पियर सेकेंड या कूलाम। ये सब छोटा, एक एक दो दो नंबर का प्रश्न इस पे पूछेगा। सबसे बड़ा मात्रक आवेश का कौन है? फैराडे। ठीक है ना, न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो बताएंगे कि एक फैराडे में कितना कूलाम होता है। 96,400 के आसपास कूलाम के ऐसे कुछ होता है डेटा, वो आप लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो फैराडे को कूलाम में हम लोग बदलने के लिए तुल्यांक दे देंगे कि कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग तीन चीज पढ़ लिए। वैद्युत आवेश उत्पत्ति कहाँ से हुई? फ्रैंकलिनवा को करंट मारा, वहीं से शुरुआत हो गई। कारण, वैद्युत आवेश काहे उत्पन्न होता है? घर्षण के कारण। भाई रगड़ते हैं तब न एक पिंड से दूसरे पिंड में आवेश जाता है। हालांकि रगड़ने के अलावा भी बहुत तरीका है आवेशित करने का, तो उसको हम प्रकार पढ़ेंगे अभी, कितना प्रकार से हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति जान गए, पतंग से, फिर थेल्स से, वो जो छड़ा उड़ा वाला प्रयोग हुआ। मूल आवेश क्या है? तो ध्यान दीजिए, कभी भी किसी पदार्थ पर आवेश जो आएगा ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है, अब आप जान लो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यहाँ पे लिख देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। समझ में आ रहा है ना? इतना कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? आवेश होता है। तो कौनो पदार्थ पर एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसी को हम कहते हैं मूल आवेश। क्या कहते हैं? मूल आवेश। तो कोई पूछे मूल आवेश क्या है, तो कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, तो तीनों चीज हो गया, उत्पत्ति, कारण, मूल आवेश। वैद्युत आवेश के बारे में, कितने प्रकार का वैद्युत आवेश होता है? 2 प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। फिर आता है आवेश का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक में सबसे छोटा मात्रक, फिर मीडियम मात्रक, फिर सबसे बड़ा मात्रक। तो सीजीएस पद्धति सबसे छोटा मात्रक, ईएसयू या फ्रैंकलिन होता है। एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है यह होता है एम्पियर सेकेंड या कूलाम, और सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। ठीक है ना, फारडे एकदम सबसे बड़ा, फैराडे सबसे बड़ा मात्रक। फिर आता है आवेशन के प्रकार, कि आवेशन कितने प्रकार से हो सकता है। आवेशन मतलब क्या होता है? साधारण अवस्था में तो वह किसी को आकर्षित प्रतिकर्षित नहीं करता है, क्योंकि उसमें जितने धन है उतने ऋण है। जब उसको आप टाँच मारोगे, रगड़ोगे, तो उसका आवेश निकल जाएगा या उसमें आवेश आ जाएगा, तब वो विधु आएगा, कहेगा हम तुम्हारा को आवेशित करेंगे, ढकेलेंगे। तो तुम लोग आदमी है, कोई आदमी शांति से बैठा है, उसको तुम लोग जब तक खुजाओगे नहीं, कुछ बोलोगे नहीं, तो वो तुम लोग को कुछ नहीं बोलेगा। कुत्ता भी देख लो, रोड पे बैठा रहता है, आप आराम से निकल जाओ, कुछ नहीं बोलेगा। तो ढेला मारोगे तो भों 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 काटेगा, ढकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा, भगाना चाहेगा आपको, या तड़िया के खुद पास आकर के काट लेगा, नोच लेगा। तो कभी भी जो पदार्थ है वो साधारण अवस्था में आवेशित नहीं होता है। आवेशन का मतलब, आवेशित होने का मतलब कहते हैं ना, क्रोध में आ गया, आवेशित हो गया, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आवेशित आना का मतलब साधारण अवस्था में है तो कुछ नहीं, लेकिन आवेशित अवस्था में वो आकर्षण प्रतिकर्षण करेगा। तो आवेशित कैसे कैसे कर सकते हो? कोनो आदमी को रिसियाना हो, रुलाना हो, उससे गाली सुनना हो, तो कैसे कर सकते हो? कुछ ढेला मार दो, कुछ खुजौनी खुजा दो, वो रिसिया जाएगा। वो नॉर्मल अवस्था में नहीं रहेगा, वो या तो वो रिसिया जाएगा, या वो आपसे कमज़ोर रहेगा, उसको मार दो तो वो रोने लगेगा। साधारण अवस्था में ना तो वो खुश था,
ना वो गम में था ना खुशी में था, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। उसको या तो आपने दबा दिया तो रोने लगा, या उसको आपने खुजा दिया तो गाली देने लगा, गुस्सा गया, तो वो साधारण अवस्था से ऊपर की अवस्था हो जाती है। तो वैसे ही पदार्थ भी होता है, उसमें क्या है कि आवेशन कैसे कर सकते हो, किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा या तो अधिक कर दो या उसकी आवेश की मात्रा कम कर दो। तो जब दोनों आवेश का बैलेंस बिगड़ जाता है, जब आदमी का बैलेंस बिगड़ता है तो गरियाता है, चिल्लाता है, रोता है, गाता है, वही होता है। वही तरह से जब परमाणु का कोई पदार्थ है, उसके परमाणु में जितना धन है उतना ऋण नहीं रहेंगे, उसका ऋण निकल जाएगा या उसमें और ज़्यादा ऋण आएगा तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो वो अवस्था कहलाती है कि आवेशित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। तो आवेशन कितना प्रकार से हो सकता है पहले ये जान लो। तो आवेशन घर्षण द्वारा भी हो सकता है। जैसे एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, दोनों को रगड़ दो, ऐसे रगड़ दो। जैसे रेशम के कपड़े पे छड़वा रगड़ रहे थे कांच का, तो जब रगड़ रहे थे तो एक ठौरा में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरका में चला जा रहा था, जिसके कारण दोनों क्या हो जा रहे थे, आवेशित हो जा रहे थे। एक पर धन आवेश आ जाता था और एक पे ऋण आवेश। तो कांच में से निकलता था, रेशम में जाता था तो कांच धन आवेशित हो जाता था, और जो रेशम होता था वो ऋण आवेशित हो जाता था। इस तरह से हम रगड़ करके भी इसको आवेशित कर सकते हैं, इसकी सामान्य अवस्था को आवेशित अवस्था में बदल सकते हैं। तो आवेशन का एक प्रकार हो गया कि घर्षण द्वारा, जब रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे तो क्या होगा, आवेश एक पदार्थ से निकल करके दूसरे में चला जाएगा या दूसरे में से निकल कर पहले में आ जाएगा। उस अवस्था में दोनों पर जो आवेश है वो आवेश का संतुलन बिगड़ जाएगा, दोनों पदार्थ आवेशित हो जाएगा। जिस पे ऋण ज़्यादा आ जाएगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा, जिसका ऋण निकल जाएगा वो धन आवेशित हो जाएगा। ठीक चालन द्वारा, चालन द्वारा क्या होता है, मान लो एक कोनो पदार्थ है, उस पर ऋण आवेश बहुत ज़्यादा है, उस पर ऋण आवेश ज़्यादा है, वो पहले ही से कहीं से रगड़ उगड़ के आया है, अपना आवेश ऋण आवेश ले करके आया है, उसको दूसर का पदार्थ में टच करा दिए। जैसे मान लो ये एक पदार्थ है, खूब धन आवेश लेके कहीं से आया, सॉरी खूब ऋण आवेश ले लिया है कहीं से, खूब ज़्यादा ऋण आवेश है, इसके पास खूब ज़्यादा ऋण आवेश, यानी अपना धन आवेश, अपना जो है ऋण आवेश दूसरे से लेके आया है, तो ये आवेशित है क्योंकि इस पर ऋण चार्ज ज़्यादा है। तो इसको जब हम दूसरका वाले से टच कराएंगे तो इसका आवेश इसमें चला जाएगा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित। मान लो इस पर 10 था तो 5 पर चला जाएगा, तो ये भी ऋण आवेशित पहले से था तो 5 को बचा तो अभी भी ऋण आवेशित है, इसको भी कर दिया। तो एक पदार्थ से जब आवेश एक पदार्थ पे आवेशित है और उसको टच में ला दिए दूसर का पदार्थ, और वो पदार्थ चालक होना चाहिए। जैसे चालक पदार्थ कौन होता है, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब चालक हैं। तो अगर एक लोहे का कोई चालक है जिस पे आवेश ज़्यादा है, उसको आप दूसरका में बिना आवेश वाले पर अगर टच करा देंगे तो उसमें से आवेश चल करके दूसरका में चला जाएगा, तो जो दूसरका पदार्थ रहेगा उस पर भी आवेश आ जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। यानी जब आवेशवा चल के जाएगा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बिना रगड़े, खाली ऐसे आपको टच कराना है। मान लो एक पदार्थ पे ज़्यादा था, मान लो ये 2 पदार्थ हम ले लेते हैं, इस पे ऋण आवेश ज़्यादा था, इस पे कोई आवेश नहीं था, हम ऐसे टच करा दिए, रगड़े उगड़े नहीं, टच करा दिए, इसका ऋण आवेश इस पे आ गया। तो ए पर तो पहले कोई आवेश नहीं था, लेकिन कोई आवेश नहीं था का मतलब धन ऋण बराबर था, संतुलन में था, आवेशित नहीं था। अब इसमें ज़्यादा था तो ये कहा अरे यार हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लो तुम भी ले लो थोड़ा, तो इस पर भी ऋण आवेश ज़्यादा मतलब हो गया, कुछ आवेश दे दिया, अब यो आवेशित हो गया, यो आवेशित हो गया, तो आवेश इसमें से चल के इसमें गया ना, तो इसको बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। और जब हम दोनों पे आवेश नहीं है, रगड़ दी गई ऐसे से, तो इसको क्या कहेंगे, घर्षण द्वारा। इसका न तो इस पे बेसी आवेश था न इस पे बेसी आवेश था, रगड़ दिए, इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया, तो इस पे धन आवेश आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, ऋण आवेश, तो ये ऋण आवेशित हो गया, तो घर्षण द्वारा हो गया। और इस पे ऋण आवेश पहले से ज़्यादा था, इसको टच करा दिए, घर्षण नहीं किए, तो चल करके इसका ऋण आवेश इसमें आ गया, तो ये क्या हो गया,
चालन द्वारा आवेशन। अब एक आता है इंडक्शन या प्रेरण द्वारा आवेशन। इंडक्शन या प्रेरण द्वारा आवेशन, तो उसमें न तो टच कराया जाता है और न रगड़ा जाता है।